हेलो स्टूडेंट, आज 19 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें हमारा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर अंडर जीएसटी। ठीक है, इसमें हम रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन दे दी थी मैंने आपको। इसमें नीड एंड एडवांटेज देखो कि भाई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि नीड एंड एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है बेटा, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर इज नॉट ओनली कंपल्सरी इन मैनी केसेस बट ऑल्सो बेनिफिशियल टू हिम। तो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाना किसी भी टैक्स पेयर के लिए कंपल्सरी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है उसको। रजिस्ट्रेशन विल प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेजेस टू अ टैक्स पेयर। तो देखो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। ठीक है, तो टैक्स पेयर इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई टैक्स पेयर, अगर कोई पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो वो लीगली, ठीक है, वो लीगली रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हाँ वो उन गुड्स का, उन सर्विसेज का सप्लायर वही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ही इज लीगली ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हिज कस्टमर्स एंड पास ऑन द क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड ऑन द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड टू द बायर्स। ठीक है, उसके बाद अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, जीएसटी लेने के लिए, जीएसटी वसूल करने के लिए लीगली ऑथोराइज्ड हो जाता है। एंड और डिफरेंट जो उसने टैक्स पे किए हैं उसका भी उनको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, तो ही कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एंड कैन यूटिलाइज द सेम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यू ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो देखो बेटा, ऐसा होता है कि जब एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उस रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी इनपुट्स पे जो जीएसटी पे किया है, इनपुट्स का मतलब जो उसने मटेरियल वगैरह परचेज किए, जो गुड्स उसने परचेज किया है, यानी कि अगर उस पर्सन ने अपने परचेज पे कोई टैक्स पे किया है, ठीक है, और साथ ही आपको पता है कि परचेज पे भी टैक्स पे करना पड़ता है और सेल पे भी। तो जब वो उन्हीं गुड्स को सेल करेगा तो उस पर जो टैक्स उसको पे करना होगा, तो उसमें से वो जो पहले उसने परचेज पे टैक्स पे किया हुआ है, जीएसटी पे किया हुआ है, उस जीएसटी को अपनी सेल वाली जीएसटी में, जिसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं, उसमें से उसको एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि परचेज पे जो जीएसटी पे किया था उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी और सेल पे जो जीएसटी पे किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो अपने आउटपुट जीएसटी में से वो अपने इनपुट जीएसटी को एडजस्ट कर सकता है और बैलेंस पे ही वो टैक्स पे करेगा। तो इस तरह उसको ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर उस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो उसको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। समझ गए? फिर है सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स टू रेसिपिएंट एट द नेशनल लेवल। तो आपको पता है कि जब से जीएसटी हमारा लागू हो चुका है तो वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट, अपने इंडिया में ये चीज़ लागू हो चुकी है। तो उन इनपुट्स का, यानी कि जिन इनपुट्स को खरीदने पर उसने जो जीएसटी पे किया है उसका अगर वो जो सप्लायर है, यानी कि वो जो टैक्स पेयर है, अगर अपने रेसिपिएंट से उस इनपुट टैक्स को लेना चाहता है, सीमलेस फ्लो करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेशनल लेवल पे, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, यानी कि अपने इंडिया में किसी भी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में अगर वो उन गुड्स को सप्लाई कर रहा है और वहाँ पे उसको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट बिड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स और असाइनमेंट। तो देखो गवर्नमेंट बिड्स कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक के पास जो है एक नोटिस भेजती है कि भाई हम ये काम करवा रहे हैं या हम ये प्रोजेक्ट तैयार करवा रहे हैं और आके आप हमको जो है अपने टेंडर्स भेजो। और तब वहाँ पे बिड्स, बोलियां लगाई जाती हैं और प्रोजेक्ट उस पर्सन को मिल जाता है जो जिसकी की मिनिमम कॉस्ट होती है। ठीक है,
तो इसके लिए भी, तो ये बोली लगाने भी, गवर्नमेंट बिड्स या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेने के लिए भी, अप्लाई करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होता है। रजिस्टर्ड पर्सन कैन इजीली गेन ट्रस्ट फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। उसका वो कह रहा है कि जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो इजीली अपने कस्टमर, यानी कि जो हम कस्टमर है ना, वो उस पर आसानी से विश्वास कर सकते हैं कि हाँ भाई हम जिससे गुड्स खरीद रहे हैं वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है। तो जब तुम लोग भी कहीं पे भी जाओगे, कहीं गुड्स को खरीद रहे हो या सर्विसेज को प्रोवाइड करो, सर्विसेज ले रहे हो कहीं से, तो जब आपको वो दिया जाता है, बिल दिया जाता है, तो उसमें अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपसे वो पर्सन जो है, यानी वो सप्लायर, वो आपसे जीएसटी वसूल नहीं कर सकता है। अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ही वो जीएसटी वसूल करने का उसको अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसलिए कस्टमर उस पर विश्वास करते हैं। फिर रजिस्टर्ड डीलर विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन कंपैरिजन टू अनरजिस्टर्ड डीलर, ही कैरी वैलिड टैक्स रजिस्ट्रेशन, दैट इज जीएसटीआईएन। जीएसटीआईएन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन का उसको जो नंबर मिलता है उसी को हम बोलते हैं जीएसटीआईएन, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं उनके पास जीएसटीआईएन यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और वो ज़्यादा वो माने जाते हैं, कंपटीटिव माने जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है रजिस्टर्ड डीलर कैन सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कह रहा है, आपको भी पता है कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी की ऑनलाइन जो भी इन्होंने रिटर्न वगैरह फाइल करनी है, उसके लिए जो है सारा कुछ ई कॉमर्स पोर्टल पे, यानी कि जीएसटी पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, वहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं पे टैक्स पे होते हैं, वहीं पर जीएसटी की रिटर्न फाइल की जाती है। तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। If a business is planning to give a chance on e-commerce platform like Flipkart, Amazon, Paytm, etc., he must apply for registration, ठीक है। अगर कोई पर्सन या कोई बिजनेस ई कॉमर्स यानी कि ई बिजनेस करना चाहता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, पेटीएम वगैरह हो गया, ठीक है, यहाँ से अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट हैविंग जीएसटीआईएन बिजनेस कैन नॉट ट्रेड इंटरस्टेट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि अगर बिजनेसेस को या असेसीज को या टैक्स पेयर को अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी इंटर स्टेट बिजनेस करना है तो भी उसको जीएसटीआईएन लेना बहुत कंपलसरी है। इसके बिना वो अपना बिजनेस इंटर स्टेट नहीं कर सकता है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और इसके लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी generally MNCs does not deal with small businesses entities until they carry valid tax registration proof। और जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको हम MNCs कहते हैं शॉर्ट में, वो भी उन कंपनीज के साथ ही बिजनेस करना पसंद करते हैं जो जिनके पास रजिस्ट्रेशन का प्रूफ हो। समझ गए बेटा। तो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, तभी वो उसको बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं। अब मैं आपको अगला पॉइंट करा रही हूँ। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि पर्सन्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको की रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो जीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 22 हमको ये कहता है कि फॉलोइंग आर द पर्सन्स हु आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। तो ये वो पर्सन है। सेक्शन 22 का पार्ट 1 देखो क्या कहता है। एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी other than special category states from where he make a taxable supply goods or services or both if his aggregate turnover in a financial year exceed 20 लाख रुपीस। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी कराया था, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि भाई सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट, कौन सा एक्ट, जीएसटी एक्ट 2017। तो इस एक्ट का सेक्शन 22 पार्ट 1 ये कहता है कि हर उस सप्लायर को, हर वो सप्लायर जो कि अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं, ये आपको मैंने पहले भी कराया था कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशली हिली स्टेट्स हैं, जो जिनको कि हमारे गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रखा है, ठीक है। तो इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी स्टेट्स, किसी भी स्टेट में अगर वो सप्लायर जो है अपना
सप्लाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर उस फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख को क्रॉस कर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ही शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 10 lakhs। ठीक है, अगर वो पर्सन यानी कि अगर वही पर्सन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बिजनेस कर रहा है और वहां से उसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर जाता है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है। तो लिस्ट देखो बेटा, द लिस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बट नाउ गवर्नमेंट हैज अमेंडेड दीज लिमिट्स। ठीक है, अब क्या किया है कि वो पहले तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इतने स्टेट्स आते थे और गवर्नमेंट ने इस लिस्ट को जो है थोड़ा सा अमेंड कर दिया है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2017 हैज एक्सक्लूडेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। तो कह रहा है कि भाई इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को हमारे गवर्नमेंट ने इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट की लिस्ट से हटा दिया है। ये कब से हटाया है? 8 जुलाई 2017 से। तो जब ये एक्ट लागू हुआ था ना 1 जुलाई को, तो उस टाइम तक तो इनको स्पेशल कैटेगरी भी रखा था। ठीक है, लेकिन 8 जुलाई से इनको हटा दिया है। फर्दर गुड्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 हैज एक्सक्लूडेड द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, Assam, Meghalaya, Sikkim, Himachal Pradesh and Uttarakhand from the definition of special category states for the purpose of section 22 of the GST Act 2017। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई उसके बाद इन्होंने CGST टैक्स एक्ट अमेंडमेंट 2018 में अमेंडमेंट किया और 2018 में से इन्होंने ये एक्ट लागू किया और उसके बाद से 1 फरवरी 2019 से जो हमारे अरुणाचल प्रदेश हैं, असम है, मेघालय है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, इनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया है। ठीक है, अब इन पे वही 20 लाख की लिमिट यहाँ पे लागू होती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे एक हमको टेबल दे रखी है। तो फॉर सप्लायर एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स बिफोर 1 फरवरी 2019, तो यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये 10 लाख की लिमिट्स में आते थे। मेरी बात समझ रहे हो? गुड्स की सप्लाई करने में। उसके बाद उत्तराखंड, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये भी 10 लाख की लिमिट में आते थे, लेकिन 1 फरवरी 2019 तक। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद 1 फरवरी 2019 के बाद से इन पे 20 लाख की लिमिट यहाँ पे लागू होती है। हिमाचल प्रदेश 1 फरवरी तक भी इस पे भी 10 लाख की लिमिट लागू होती थी, लेकिन अब ये भी 1 फरवरी 2019 से इस पे भी 20 लाख की लिमिट लागू हो रही है। यानी कि अब 10 लाख की लिमिट सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होगी? सिर्फ 4 स्टेट्स पे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। समझ रहे हो? उसके बाद जम्मू कश्मीर एंड पुदुचेरी, तेलंगाना एंड रेस्ट ऑफ स्टेट्स यानी कि बाकी जो स्टेट्स हैं इन सब पे 20 लाख की लिमिट यहाँ पे लागू होगी। समझ गए बेटा? उसके बाद इफ सप्लायर एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ, जो हमने पहले वाली टेबल पढ़ी है ये ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स वाले सप्लायर्स के लिए है। अब वो सप्लायर्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई करते हैं, मतलब जो गुड्स भी दे रहे हैं, जो सप्लाई सर्विसेज भी दे रहे हैं, यानी कि सप्लाई वाले सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए भी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए भी। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये 4 वही 10 लाख के लिमिट्स में आएंगे। उत्तराखंड, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश ये 1 फरवरी 2019 से पहले इन पे 10 लाख की लिमिट्स लागू होती थी और अब वही 20 लाख की लिमिट्स इन पे लागू होती है। बाकी स्टेट्स पे पहले भी 20 लाख की लागू होती थी और अब भी इन पे 20 लाख की लागू होती है। उसके बाद देखो बेटा सेक्शन 22 पार्ट 2 क्या कहता है कि एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑफ implementing of GST Act was registered or holds a license under an earlier act law is liable to
बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी एक्ट। तो वो क्या कहता है कि हर वो पर्सन जो फर्स्ट डे था जीएसटी एक्ट लागू होने का, कौन सा डे था, वो था 1 जुलाई 2017, ठीक है। तो उसके पहले अगर उस सप्लायर के पास, उस पर्सन के पास जीएसटी के बजाय पहले वाले कोई लॉ के अकॉर्डिंग अगर उसके पास वो थे, उसके पास, ठीक है बेटा। तो इसमें वो बता रहा था कि जीएसटी जिस दिन से लागू हुआ है उससे पहले अगर उस पर्सन के पास किसी और एक्ट के अंडर में अगर रजिस्ट्रेशन थे, ठीक है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गई या कस्टम ड्यूटी हो गई, ठीक है, और किसी एक्ट के अंडर में अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन था तो भी उसको, वो भी जिस डेट से उसका ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र का मतलब जिस डेट से उसकी एक्साइज ड्यूटी या जो भी ड्यूटी उसकी बनती है वो जीएसटी में चेंज हो गई है, तो उसको भी करवाना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। समझ गए बेटा। तो देखो अब आता है हमारा सेक्शन 22 पार्ट 3। तो वेयर अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज transferred whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or the successor as the case may be shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer succession। तो कहता है कि भाई ये जो हमारा जीएसटी एक्ट 2017 है, इसमें सेक्शन 22 पार्ट 3 ये कहता है कि भाई वो पर्सन, जिस पर्सन के पास कोई गोइंग कंसर्न यानी कोई चला चलाया बिजनेस, कोई रनिंग बिजनेस अगर किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो जो ट्रांसफरी पर्सन है यानी कि जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो जिस डेट से वो ट्रांसफ़र हो गया है उस डेट से वो भी लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस डेट से उसके पास वो रनिंग बिजनेस का मालिक वो बन गया है। जैसे फादर है, ठीक है, फादर अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देता है, या फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो रनिंग बिजनेस उसके बेटे के पास चला जाता है, तो बेटे को जो है बेटा भी लायबल हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। फिर सेक्शन 22 पार्ट 4 देखो, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अंडर स्कीम और एन अरेंजमेंट of amalgamation or demerger of 2 or more companies pursuant to an order of a high court, tribunal or otherwise, the transferee shall be liable to be registered with effect from the date on which the registrar of company issue a certificate of incorporation। अब देखो बेटा, हमने 4th सेम में पढ़ा है अमालगमेशन एंड डीमर्जर के बारे में, ठीक है। तो जब दो कंपनीज आपस में अमालगमेट हो जाती हैं, तो आपको पता है कि उन दो कंपनीज को जो है वाइंडिंग अप हो जाता है, उनसे एक नई कंपनी बनती है, या फिर मर्जर हो जाता है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी मर्ज हो जाती है, तो वो पहली कंपनी का जो है आइडेंटिफिकेशन, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर नई कंपनी बनती है। तो अगर ऐसा केस है तो जो नई कंपनीज है उस नई कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है, ठीक है। अब पॉइंट 5 हमारा आ रहा है, अ सप्लायर हैज टू रजिस्टर in each of the state or union territory from where he effects supply। That means a business entity having its branches in multiple states will have to take separate state wise registration for the branches in different states। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर एक सप्लायर के पास डिफरेंट टाइप्स के उसके अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो उसको उन अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात समझ गए। तो डिफरेंट स्टेट्स में उसको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई एक स्टेट में तो बिजनेस कर रहा है और बाकी स्टेट में उसकी ब्रांचेस चल रही हैं, तो उस एक रजिस्ट्रेशन से, एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन से उसका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि एक पर्सन है, एक पर्सन की एक कंपनी यहाँ पे पंजाब में है और पंजाब से अब वो दिल्ली में भी अपनी ब्रांच खोल रहा है, उसके बाद वो मुंबई में खोल रहा है, उसके बाद वो अहमदाबाद में खोल रहा है, उसके बाद वो किसी और स्टेट में खोल रहा है। तो अगर उसने 4 स्टेट्स में उसकी ब्रांचेस चल रही हैं तो उसको 4 रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे वहाँ के अकॉर्डिंग। दिल्ली वाली ब्रांच के लिए उसको दिल्ली के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मुंबई वाले के लिए मुंबई का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब एक रजिस्ट्रेशन से उसका काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चारों के चारों जितनी भी ब्रांचेस हैं उसके लिए। ठीक है बेटा, तो ये आज ये 3 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके याद करो
और इसका नोट्स बनाओ। और कल मैं आपको करवाऊंगी पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 16 मार्क्स का या फिर 19 मार्क्स का इसमें से एक मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बाकी स्मॉल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।